इस व्याख्यान में हम मनोभाषा विज्ञान जो इकाई 14 है उससे संबंधित दो पक्षों पर, एक पक्ष भाषा अर्जन का है, दूसरा भाषा विकार का। भाषा अर्जन अर्थात लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसे हम बचपन से ही समाज में अर्जित करते हैं। ये हम जान चुके हैं कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। हम समाज में ही इसका अर्जन एक्विजिशन करते हैं। समाज में भाषा अर्जन की अथवा बालक में भाषा विकास की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, जिस पर मनोभाषा वैज्ञानिक भी विचार कर चुके हैं और भाषा शिक्षक भी। ये प्रक्रिया क्रमशः परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय तथा व्यापक परिवेश में संपन्न होती है। ध्यान दीजिए, भाषा का अर्जन सर्वप्रथम परिवार में होता है, फिर आस पड़ोस में, नेबर सिचुएशन में, फिर विद्यालय में या स्कूल में, और फिर जो व्यापक सामाजिक परिवेश है उसमें यह संपन्न होता है। इसीलिए भाषिक विकास को, लैंग्वेज डेवलपमेंट को मानव की विशिष्टता माना जाता है। यानी मनुष्य का विकास भाषा के विकास के साथ ही चलता है। अन्य प्राणियों में स्वतः भाषा अर्जन की ऐसी क्षमता नहीं होती जैसी मानव प्राणी में होती है। मानव भाषा का अर्जन सहज नहीं है, क्योंकि मानव भाषा की संरचना बहुत जटिल होती है। आपने कई इकाइयों में देखा कि संरचनात्मक भाषा विज्ञान भाषा की जटिलतम संरचनाओं को विश्लेषित करने के लिए कितने सिद्धांत और नियम निर्मित करता है। फिर भी मानव शिशु क्रमबद्ध ढंग से इसका अर्जन कर लेता है। ये आज भी शिक्षाविदों, भाषाविदों के लिए आश्चर्य का विषय है कि इतनी छोटी उम्र से ही मानव शिशु भाषा का अर्जन कैसे क्रमशः कर लेता है, इसके लिए उसका मस्तिष्क क्या क्या क्रियाएं करता है, इस पर हम आगे बात करेंगे। इससे पहले हमने आपसे भाषा शिक्षण के माध्यम से भाषा अधिगम की दक्षता कैसे प्राप्त की और कराई जाती है, इसकी चर्चा की थी। आधुनिक विश्व में भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को मनोभाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों के धरातल पर विश्लेषित करने का प्रयत्न किया गया है। भाषा अर्जन को भी, लैंग्वेज एक्विजिशन, और भाषा अधिगम को भी, लैंग्वेज लर्निंग को भी, सिद्धांतों के धरातल पर जब ये विवेचन किया गया, या कहें मनोभाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर, तो ये पाया गया कि भाषा अर्जन एक ऐसी स्वाभाविक प्रक्रिया है जो प्रत्येक मनुष्य में विशेष युक्ति की भांति जन्म से ही उपलब्ध रहती है। आप यदि चॉम्स्की के विचारों को ध्यान में रखें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य भाषा का अर्जन तो करता ही है, विशिष्ट युक्ति से वह आगे बढ़ते हुए भाषा को ज्ञान, चिंतन और तर्क के लिए इस्तेमाल करने की भी शक्ति अर्जित करता है। यह क्रमिक विकास है। भाषा का अर्जन एक क्रमिक विकास है। यहाँ भी जो विकास की प्रक्रिया है वो सरल से जटिल की ओर चलती है। भाषा अर्जन पर काम करने वाले भाषाविदों ने यह भी माना है कि एक ही भाषा समुदाय के भिन्न व्यक्तियों की भाषा अर्जन की दक्षता भिन्न भिन्न होती है। इस भिन्नता का कारण ये विद्वान बाह्य परिवेश की भिन्नता तथा वातावरण को मानते हैं। इस पर ध्यान दीजिए कि हमारा जो भाषा अर्जन होता है वो बाह्य परिवेश और हमारे वातावरण पर निर्भर करता है। इस प्रकार ये भी अध्ययन किए गए हैं
कि निम्न वर्ग के बालकों का भाषा अध्ययन मध्य अथवा उच्च वर्ग के बालकों के भाषा अर्जन से भिन्न और सीमित होता है, क्योंकि परिवेश, परिस्थिति और वातावरण का भेद उनकी अर्जन प्रक्रिया में भी भेद ला देता है। विद्वानों ने इसे सीमित कोट का अर्जन तथा व्यापक कोट का अर्जन कहा है, अर्थात जो सामान्य वर्ग के बच्चे होते हैं वे सीमित कोट का ही अर्जन कर पाते हैं, जबकि उच्च वर्ग के बच्चे व्यापक कोट का अर्जन कर पाते हैं। अर्थात निम्न वर्ग के बच्चे अपनी बातों को बहुत ही सीमित कोड में या सीमित भाषा रूपों में ही कह पाते हैं, वो तरह तरह से अपनी बातों को नहीं कह पाते, जबकि उच्च वर्ग के जो बालक हैं वो उनके पास शब्द भंडार भी अधिक होता है, कहने के तरीके भी उनके पास अधिक होते हैं। ये प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक अध्ययनों ने भी सिद्ध किया है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा अर्जन का संबंध समाज, वर्ग और शिक्षा के भेद के आधार से प्रभावित होता है, अर्थात समाज, वर्ग और शिक्षा का जैसा स्तर होगा वैसा ही भाषा का अर्जन भी हो सकेगा। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि भाषा अर्जन विशिष्ट परिस्थितियों, परिवेशों और वातावरण में अपने प्रयत्नों से किया जाता है, अर्थात भाषा अर्जन के लिए स्वाभाविक वातावरण प्रमुख भूमिका निभाता है। स्वाभाविक वातावरण अर्थात जो वातावरण हमें परिवेश में, समाज में, परिवार में अथवा विद्यालय में जो भाषा अर्जन होता है वो हमारा स्वाभाविक वातावरण है। यहाँ जैसा वातावरण हमें मिलता है या बालक को मिलता है वैसा ही भाषा अर्जन या उसी स्तर का भाषा अर्जन वो कर पाता है। हम ये देखते हैं कि बालक अपनी मातृभाषा अपने परिवार और परिवेश के सहज वातावरण में प्रयासों से सीखता है। वो इसके लिए बहुत प्रयत्न करता है अथवा उसे अर्जित करता है। कई विद्वान भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में भेद नहीं करते। इसकी व्यापक चर्चा आपकी इकाई में की गई है। यहाँ महत्व इस बात का है कि भाषा अर्जन बालक की एक सर्जनात्मक और अनिवार्य प्रक्रिया है। इसके बिना वो रह नहीं सकता। मानव शिशु बिना भाषा के सर्जनात्मक और प्रक्रिया को अपनाए हुए रह नहीं सकता। भाषा अर्जन उसके लिए एक अनिवार्य स्थिति होती है। वो सीखता है तो सृजित भी करता है। ऐसा किए बिना मानव शिशु रह नहीं पाता। इसीलिए मंद से मंद बुद्धि वाला बालक भी एक भाषा का अर्जन अवश्य कर लेता है। ये माना गया है कि भाषा अर्जन के लिए किसी विशेष प्रतिभा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बुद्धि की क्षमता के अनुसार ही भाषा का अर्जन होता है। मानव शिशु के जीवन में भाषा अर्जन निश्चित चरणों में संपन्न होता है, जिस पर विद्वानों ने विस्तृत चर्चा की है कि किस क्रम में और किस आयु में मानव शिशु भाषा के किन तत्वों का अर्जन करने में सक्षम होता है। ध्वनियों की श्रृंखला उत्पन्न करना, सार्थक ध्वनियों का अर्थ समझना, वाक्य यंत्रों को नियंत्रित करना तथा भाषा के माध्यम से अपनी बात कह पाना या दूसरों की बात समझ पाना भाषा अध्ययन के मूल सरोकार हैं, जिन्हें एक विशेष प्रकार की भाषा अर्जन युक्ति, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के द्वारा बालक सीखता चलता है। इस युक्ति का प्रमुख कार्य है भाषा अर्जन की प्रमुख क्रियाओं पर अधिकार प्राप्त करते चलना।
ये क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं और यदि एक स्तर पर सफलता मिलती है तो दूसरे स्तर पर स्वतः ही अर्जन सफल हो जाता है। विद्वानों ने भाषा अर्जन की 4 क्रियाओं पर चर्चा की है। इस पर ध्यान दीजिए। दूसरों की भाषा को समझना, नंबर 1। नंबर 2, शब्द समूह का निर्माण करना और उनका अर्थ समझना। नंबर 3, शब्दों को संयुक्त करके वाक्य निर्माण करना तथा इन सब का सटीक और सही रूप में उच्चारण करना, ये नंबर 4। इस प्रकार आप देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग समझना, शब्दों को संयोजित करना, अर्थ को समझना तथा शब्दों को संयुक्त करके सही ढंग से व्यवस्थित वाक्यों का निर्माण करना और फिर इन्हें उच्चरित करना, ये अर्जन की मूल क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं मानव शिशु के भाषा अर्जन पर कैसे कार्य करती हैं, इस पर विस्तृत विचार हमें मिलते हैं। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि शिशु जीवन के प्रारंभिक 6 महीनों में बालक क्रंदन करना, किलकिलाना और बबलाना सीख लेता है। लगभग 1 साल की उम्र में वह मामा, दादा, बाबा जैसे शब्द भी बोल लेता है। इसके बाद क्रमशः उसका शब्द भंडार विकसित होता चलता है। वह 2 शब्दों के वाक्य उच्चरित करने लगता है और 4 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसकी भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। बालक के इस क्रमशः होने वाली भाषा अर्जन क्रियाओं को आपकी इकाई में सोदाहरण बताया गया है। छोटे बच्चों के भाषा अर्जन के साथ ही मनोभाषा वैज्ञानिक मातृभाषा के विभिन्न प्रकारों और संदर्भों के अर्जन की चर्चा भी भाषा शिक्षण की दृष्टि से करते हैं। आज भाषा अर्जन की संकल्पना को वे इस प्रकार एक व्यापक आयाम दे चुके हैं। इसे बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन ऑफ ए चाइल्ड कहा गया है। इसके 3 प्रमुख संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय हम यहाँ लेंगे। नंबर 1, अंतःक्रियात्मक इंटरैक्शनल संदर्भ। इस स्तर पर बालक भाषा प्रयोग को वक्ता और श्रोता के संबंधों के आधार पर सीखता है। ध्यान दीजिए कि हमारी जो संप्रेषण क्रिया है उसमें वक्ता और श्रोता ये 2 लोग होते हैं जिनके बीच में संप्रेषण क्रिया पूरी होती है, यानी इनके बीच में इंटरैक्शनल अंतःक्रियात्मक क्रिया होती है। तो इनके संबंधों के आधार पर वो भाषा सीखता है और उसका अर्जन करता है। भाषा का यह अर्जन बालक को भाषा की सामाजिक शैली से परिचित कराता है, सोशल स्टाइल से। इस अर्जन के आधार पर ही बालक तू तुम आप के भेद को जानता है, आज्ञा और अनुरोध में विभेद कर पाता है। नंबर 2, नियामक रेगुलेटिव संदर्भ। इस संदर्भ का अर्जन बालक को यह विदित कराता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बालक अपने समाज में प्रचलित मूल्यों के अनुरूप भाषा का अर्जन करता है। वो ये भी सीखता है कि उसे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। वो ये भी सीखता है कि वो कब किससे क्या कहे और क्या न कहे। इसीलिए ये कहा गया कि समाज में प्रचलित मूल्यों, या हम ये भी कह सकते हैं कि समाज में प्रचलित भाषा प्रयोग के नियमों के अनुरूप इस स्तर पर वह भाषा अर्जन करता है।
ये अर्जन बालक अपने भाषा व्यवहार को नियंत्रित करते हुए करता है। अर्थात यदि वो कहीं कोई गलती कर रहा है तो उसे वो कंट्रोल करने की, उसे सुधारने की भी कोशिश इसी प्रक्रिया में कर लेता है। तीसरा, प्रतिरूपात्मक या रिप्रेजेंटेशनल संदर्भ। इस संदर्भ में बालक वस्तुओं एवं व्यक्तियों के साथ जो ज्ञात अर्थ है उसे भी और उनके नए अर्थ संदर्भों को भी सीख लेता है। उदाहरण के लिए पानी के भिन्न अर्थों को, जैसे चमक, इज्जत और द्रव्य, दूब को उसकी जिजीविषा के अर्थ में अथवा सूर्य को उसकी प्रखरता के अर्थ में। इस प्रकार वस्तुओं के लिए प्रचलित भिन्न भाषिक प्रतीकों का अर्जन होने लगता है। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्तर है भाषा अर्जन का, जहां हम अपनी आसपास की वस्तुओं को प्रतीकवत ढंग से अर्जित करते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये एक प्रकार से बौद्धिक स्तर का सर्वोच्च शिखर भी इसे हम कह सकते हैं, जिसके आधार पर हम अपने आसपास की जो सामान्य वस्तुएं हैं, सामान्य भाव हैं, उनका एक गहन आंतरिक अर्थ भी प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार इन तीन संदर्भों के अतिरिक्त बालक जिज्ञासापरक अर्जन भी करता है। आज के मनोभाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जिज्ञासापरक अर्जन को भी काफी महत्व दिया गया है। बालक ये बार बार जिज्ञासा करता है कि ये क्यों है, वो कैसे है, ये क्या है, और फिर भाषा के ही माध्यम से इनके उत्तर ढूंढता है या उन्हें अपने आसपास के लोगों से, माता पिता से प्राप्त करना चाहता है। तरुण अवस्था में बालक की कल्पना शक्ति इस प्रकार बहुत प्रखर हो जाती है। वो जिज्ञासा भी करता है और कल्पना भी करता है। ऐसे में वो कहानियों में रुचि लेने लगता है, तरह तरह की कल्पनाएं करने लगता है, और इस तरह उसका भाषा बोध बढ़ता है, यानी भाषा का बोध संबंधी अर्जन उसका सुदृढ़ होने लगता है। यही भाषा बोध उसे संवेदनात्मक भी बनाता है, इमोशनल भी बनाता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि बालक जब स्कूल के औपचारिक वातावरण में पहल प्रवेश करता है तो वह अपने इन्हीं संदर्भों के साथ आता है। अर्थात स्कूल में आने से पहले ही उसके पास अनुभव पर आधारित या अपनी मातृभाषा में या मातृभाषा के अनुभव पर आधारित ये भाषिक क्षमता होती है। स्कूल में भी वह विभिन्न स्तरों पर भाषा का अर्जन करता है। नंबर 1, पाठात्मक स्तर पर, अर्थात जो पाठ्य पुस्तकें उसे पढ़ाई जाती हैं उनमें दी गई कविताओं, पाठों, कहानियों, निबंधों के द्वारा उसे एक विशेष प्रकार के भाषा रूप का या विभिन्न प्रकार के भाषा रूपों का अर्जन होता है। दूसरा, मानकीकरण के स्तर पर, लेवल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के स्तर पर, जहां वो ये अर्जित करता है कि वो जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है, मान लीजिए क्षेत्रीय शैली का या मिलीजुली भाषा का, तो वो मानक भाषा से कहाँ भिन्न है, और इस प्रकार वो अपने प्रयोग की कमियों, सीमाओं को समझते हुए उस मानक भाषा को ग्रहण करना, अर्जित करना सीख जाता है, जिसे हम भाषा का आदर्श रूप कहते हैं। तो मानकीकरण के स्तर पर विद्यार्थी की भाषा दक्षता का वह स्वरूप सामने आता है जिसे समाज मानक कहता है, आदर्श कहता है। तीसरा स्तर है सृजनात्मक स्तर पर। यहाँ आकर
बालक वो स्थितियां अर्जित करता है जिसके आधार पर वह क्रिएटिव लैंग्वेज को भी समझ पाता है। क्रिएटिव यानी कविता की भाषा को, संकेतों की भाषा को, प्रतीकों की भाषा को, बिंबों की भाषा को, और अंतिम विवरणात्मक स्तर पर वो किसी पाठ के विवरणों को एनालाइज कर सकता है, उन्हें विश्लेषित कर सकता है, और यदि आवश्यकता पड़े तो किसी लंबे विवरण को वो संक्षिप्त भी कर सकता है, या किसी संक्षिप्त विवरण को वो विस्तार भी दे सकता है, जिसे हम प्रेसी राइटिंग आदि के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि भाषा अर्जन की प्रक्रिया बालक के जीवन में अनौपचारिक स्तर से प्रारंभ होकर, परिवार से प्रारंभ होकर औपचारिक स्तर तक विस्तृत होती है, विद्यालय और व्यापक परिवेश तक। दूसरा जो पक्ष हमने अभी भाषा अर्जन पर बात की, तो वाक विकार पर भी थोड़ी सी बात हम करेंगे, जबकि इस पर काफ़ी कुछ आपकी इकाई में आपको मिल जाएगा। भाषा अर्जन का संबंध मनुष्य के आंगिक अवयवों से भी होता है। मुख है, जिह्वा है, ओंठ है, दांत है, क्योंकि भाषा प्रमुखतः एक उच्चरित व्यापार है। भाषा की प्रसिद्ध परिभाषा ब्लॉक एंड ट्रैगर की जो परिभाषा है, उसमें यह कहा गया है कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वो व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी भाषा समुदाय के सदस्य आपस में विचार विनिमय करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मौखिक भाषा व्यवहार भाषा का मूल कार्य है। हम अपने अधिकांश कार्य व्यापार मौखिक भाषा के द्वारा ही करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभी हमारे आंगिक दोष, विशेष रूप से उच्चारण अवयवों के दोष, स्पीच ऑर्गन्स के दोष, भाषा व्यवहार में विकृतियां ला देते हैं। इन विकृतियों पर मनोभाषा विज्ञान में बहुत चर्चा हुई है। इनके साथ ही किसी अन्य भाषा का अधिगम करते समय हम जो त्रुटियां करते हैं उन्हें भी विद्वानों ने वाक विकार माना है, जिसे अध्येता दोष, लर्नर्स एरर कहा गया है। इन त्रुटियों का कारण कभी अध्येता की मातृभाषा का प्रभाव होता है, कभी उसकी मंद बुद्धि होती है, अथवा कभी दूसरी भाषा सीखने की उसके मस्तिष्क की कम क्षमता होती है। मनोभाषा विज्ञान जिन भाषा विकारों की प्रमुखता चर्चा करता है वे दो प्रकार के हैं। एक तो आंगिक विकार और दूसरा मनोजन्य विकार। ध्यान दीजिए, आंगिक विकार जो अंग से संबंधित है और मनोजन्य जो मस्तिष्क से संबंधित है। आंगिक विकार के अंतर्गत श्रवण मंदता, सुनने की शक्ति में कमी, मंद बुद्धिता, वाचाघात और ओठ, नाक या गले में कोई विकार होता है, जैसे ओठ फटे हुए हों या दांत ऊपर नीचे हों। मनोजन्य विकार का कारण आंगिक भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर विद्वान इसे मानसिक विकार मानते हैं, जैसे तुतलाना, हकलाना, विस्मृति आदि। वाक विकारों के निदान अथवा इनमें सुधार के अनेक प्रयोग मनोभाषा वैज्ञानिकों ने किए हैं, जिनका परिचय आपको अपनी इकाई में भी मिल जाएगा। और वैसे भी आप देखते हैं कि कई जगह ऐसे चिकित्सक हमें उपलब्ध हैं जो हमारी वाक संबंधी विकारों का निदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।